हाय गाइस, मैं कुशल हूं आइसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 7.3 सीखेंगे जिसमें हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के कुछ और प्रॉपर्टीज जानेंगे। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत आप जानते हैं उसके बारे में, पर आज हम उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज देखेंगे जिससे हम एक गिवन लाप्लास ट्रांसफॉर्म को और बेटर एनालाइज कर सकते हैं। तो आज है मॉड्यूल 7.3 ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। सो जैसा कि आप जानते हैं कि एक गिवन लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो सिर्फ उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से डिफाइन नहीं होता है, आपको उसके साथ में उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी बताना पड़ता है कि वो जो गिवन लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो एस प्लेन में एस की कौन सी वैल्यूज के लिए वैलिड है। और ये जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है ये, जैसा कि हमने बताया कि ये सिग्मा पे ही डिपेंड करता है, जो कि एस का रियल पार्ट है, और ओमेगा पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ओमेगा की वजह से एक्सपोनेंशियल टर्म में सिर्फ ऑसिलेशंस आते हैं, लेकिन सिग्मा की वजह से जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो ग्रो या डीके दोनों कर सकता है, जो कि हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन क्या था। अगर आपके पास कोई सिग्नल दिया हुआ है एक्स ऑफ टी, तो आप उसे इंटीग्रेट करें फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी टी ऑफ माइनस एस टी डी टी। तो इससे आपको उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। और एक सिंपल एग्जांपल जो हमने देखा था वो था ई पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी, और इसके लिए हमने पाया था कि जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो है एस प्लस ए और सिग्मा इज ग्रेटर देन माइनस रियल पार्ट ऑफ ए। तो ये जो है ये है हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का आरओसी। अब देखते हैं एक थोड़ा सा एक डिफरेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म कि वो किस तरीके से दिखता है। तो सपोज हम अगर लें माइनस ई पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले जो फंक्शन था उसमें हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन था जो कि टाइम पॉजिटिव के लिए वैलिड है, लेकिन जब हमने u ऑफ माइनस टी ले लिया, यानी कि हमने उस सिग्नल को t एक्सिस में फ्लिप कर दिया, तो अब ये जो सिग्नल है ये सिर्फ नेगेटिव टाइम के लिए ही नॉन जीरो है और पॉजिटिव टाइम के लिए ये सिग्नल हमारा जीरो हो जाएगा। तो इसका हम अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो वो होगा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, जो हमारा यहाँ जो नेगेटिव साइन था उसको हमने इंटीग्रल के बाहर में लिख दिया है क्योंकि उससे इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं पड़ता। ई पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी, फिर यहाँ पे है ई पावर माइनस एस टी डी टी। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हमारे पास u ऑफ माइनस टी है जो कि सिर्फ नेगेटिव टाइम के लिए ही नॉन जीरो है और पॉजिटिव टाइम के लिए जीरो है, तो ये इंटीग्रल हमारा हो जाएगा माइनस, जो लिमिट्स होंगे वो होंगे माइनस इन्फिनिटी से जीरो, क्योंकि u ऑफ माइनस टी जो होता है वो यूनिट स्टेप फंक्शन का फ्लिप्ड वर्जन होता है, ई पावर माइनस ए प्लस एस टी डी टी विच इज इक्वल टू ई पावर माइनस ए प्लस एस टी बाई माइनस ए प्लस एस। और यहाँ पे भी जो हमारा एक और माइनस था, ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल करके यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और लिमिट्स हैं माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में हम जब t इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो e पावर जीरो जो है वो 1 हो जाएगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ a एंड s। तो यहाँ पे हमारा जीरो की वजह से 1 आ गया। अब ये देखना है कि जब हम t इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पुट करते हैं तब ये एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अगेन पहले जैसे हमने किया था यहाँ पे भी हम वैसे ही सोचेंगे कि हम यहाँ पे जब माइनस इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे।
तो अगर ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए ये जरूरी है कि एक्सपोनेंशियल जो है वो 0 हो जाए, क्योंकि t इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे इस एक्सपोनेंशियल के सिर्फ दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, या तो 0 या तो प्लस इन्फिनिटी। अगर वो प्लस इन्फिनिटी हो गया यानी कि हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म होल्ड नहीं करता है। तो हम चाहते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल t इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे 0 हो जाए, और वो तब होगा जब रियल पार्ट ऑफ a प्लस एस जब नेगेटिव होगा, यानी कि दिस इज इक्वल टू 1 बाई s प्लस a when real part of s plus a is negative, यानी कि सिग्मा इज लेस देन माइनस रियल पार्ट ऑफ a। तो ये यहां पे अब आप देखिए, आप इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को कंपेयर कीजिए। यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने दो अलग अलग सिग्नल लिए थे टाइम डोमेन में, लेकिन उनका जो लाप्लास डोमेन में जो एक्सप्रेशन आया वो एग्जैक्टली सेम आया। यहां पे भी आया 1 बाई एस प्लस ए और यहां पे भी आया 1 बाई एस प्लस ए। तो यानी कि जैसे फूरियर ट्रांसफॉर्म जैसे एक यूनिक ट्रांसफॉर्म था कि एक गिवन सिग्नल के लिए उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म यूनिक होगा, दो अलग अलग सिग्नल्स के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म दो अलग अलग होंगे, लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्म में यूनिकनेस कंडीशन होल्ड नहीं करती है, यानी कि दो अलग अलग एक्सप्रेशन के लिए भी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो सेम हो सकता है। तो इन दोनों को अब डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, वो डिफरेंशिएशन आरओसी के माध्यम से होता है। इसीलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आरओसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहां पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस सिग्नल का आरओसी है ग्रेटर देन माइनस रियल पार्ट ऑफ ए, और यहां पे है लेस देन माइनस रियल पार्ट ऑफ ए। तो ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री आरओसीज हैं। तो अब हम अगर इस सिग्नल का अगर आरओसी ड्रॉ करना चाहते हैं तो पहले हम इसके लिए ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे हमारा सिग्नल का जो आरओसी था वो था सिग्मा ग्रेटर देन माइनस रियल पार्ट ऑफ ए, यानी कि ये वाला पोर्शन। और हम अगर अब दूसरा सिग्नल अगर लें जिसका आरओसी है सिग्मा लेस देन माइनस रियल पार्ट ऑफ ए, तो वो ये वाला आरओसी है। तो इसीलिए हमें अगर किसी लाप्लास ट्रांसफॉर्म का अगर इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर कैलकुलेट करना है तो उस केस में सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना सफिशिएंट नहीं होता है, हमें उसका आरओसी भी पता होना चाहिए। और अगेन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है कि जो आरओसी होता है वो हमेशा पोल्स से बाउंडेड होता है। कभी भी आरओसी में पोल इंक्लूडेड नहीं होगा, तो आरओसी जो है वो पोल के या तो राइट साइड में होगा या पोल के लेफ्ट साइड में होगा। अब एक और एग्जांपल जो हमने देखा था पहले, उसे हम फिर से देखते हैं और देखते हैं कि उससे हम आरओसीज के कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं क्या। तो हमने देखा था कि हमारा सिग्नल अगर है 3e पावर माइनस 2t माइनस 2e पावर माइनस t u ऑफ t, तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म था वो था s माइनस 1 डिवाइडेड बाई s प्लस 2 इंटू s प्लस 1। इसे हमने पिछले मॉड्यूल में डिराइव किया था। अगर आपको याद नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दोबारा से वो मॉड्यूल 7.2 देखें, जिससे कि आपको इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेरिवेशन क्लियर हो जाए। और इसका जो आरओसी था वो था रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन माइनस 1। ये आरओसी कहाँ से आया, हमने इस इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया और उनके आरओसीज का इंटरसेक्शन लिया, जिससे हमारे पास ये आरओसी आया। अब इसे हम अगर एस डोमेन में अगर प्लॉट करते हैं तो हमारे पास आता है सिग्मा जे ओमेगा, और हमारे पास दो पोल्स हैं इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। पहला पोल है -1 पे, दूसरा पोल है -2 पे। ये हैं हमारे पोल्स s इज इक्वल टू -1 एंड -2। पोल्स क्या होते हैं, पोल्स s प्लेन में वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनफाइनाइट हो जाता है, ब्लो अप हो जाता है। और यहाँ पे वो तब होगा जब हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और आप ऑब्वियसली देख सकते हैं कि वो
इन दो पॉइंट्स पे होगा, s इक्वल टू -1 एंड s इक्वल टू -2, और जो जीरोज है वो एक पॉइंट पे होगा s इक्वल टू 1, क्योंकि तब हमारा न्यूमरेटर जो है वो 0 हो जाएगा। देर इज ऑल्सो अ जीरो एट इन्फिनिटी, लेकिन यूजुअली हम जब पोल्स एंड जीरोस की बात करते हैं तो हम फाइनाइट s प्लेन में ही बात करते हैं। तो हमारे सिग्नल का एक जीरो है एट s इक्वल टू 1, और इसका ROC है हमारा रियल पार्ट ऑफ s लार्जर देन -1, यानी कि सिग्मा लार्जर देन -1। ये है हमारे सिग्नल का ROC। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये हमारा, अगर मैं सपोज आपको इस सिग्नल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ना दूं, मैं सिर्फ आपको ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन दूं और सिर्फ बताऊं कि ये पोल्स एंड जीरोस कहाँ पे हैं, जो कि आप इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं, पर मैं आपको इसका ROC नहीं बताऊं, और मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, यानी कि वो जो टाइम डोमेन सिग्नल कौन सा है जिसके लिए हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, तो वो आप कैसे पता करेंगे। तो ये पता करने का एक बहुत सिंपल तरीका है, क्योंकि खासकर जब हमारा एक्सप्रेशन, जब एक रैशनल फ्रैक्शन जब होता है तो उसका ROC उसके पोल्स से बाउंडेड होता है, यानी कि जो ROC होगा वो या तो पोल के राइट साइड में होगा या पोल के लेफ्ट साइड में होगा, और वो किसी भी दूसरे पोल को इंक्लूड नहीं करेगा। तो हम अगर इस फंक्शन को लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो पोल्स हैं, s इक्वल टू -2 और s इक्वल टू -1, जिसे हमने s प्लेन में यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो अब क्योंकि हमारे पास जो ROC है वो यूनिक नहीं है, वो अलग अलग हो सकता है, तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं ROC की। पहली पॉसिबिलिटी तो ऑलरेडी स्क्रीन पे ड्रॉ की हुई है कि ROC इज राइट ऑफ -1, तो हम अगर रियल पार्ट ऑफ s को ग्रेटर देन -1 लेंगे तो हमारा जो टाइम डोमेन सिग्नल है वो ये वाला सिग्नल आएगा। लेकिन दो और पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो ROC है वो है -1 और -2 के बीच में। तो ये जो ROC है ये -1 के लेफ्ट साइड में है और -2 के राइट साइड में है। तो हम अगर -2 वाला ROC लेफ्ट साइड में हम लेते हैं तो हम उसे -2 के बियॉन्ड एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि -2 पे एक पोल है और ROC के अंदर में पोल नहीं हो सकता है। तो ये है हमारा दूसरा पॉसिबिलिटी ROC का। और तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है? तीसरा पॉसिबिलिटी है ऑब्वियसली लेफ्ट साइड ऑफ -2। तो ये हमारे पास अब एक गिवन लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेशन से हमने ये दो पोल्स को निकाला और फिर हमने ये तीन ROC की पॉसिबिलिटीज़ निकाली। अब इससे हमें पता करना है कि हमारे सिग्नल का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, यानी कि वो टाइम डोमेन सिग्नल कौन सा है जिसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये वाला होता है। तो ऑलरेडी इस केस के लिए तो हमें पता ही है, जब रियल पार्ट ऑफ s जब -1 से बड़ा है तो उसके लिए टाइम डोमेन सिग्नल ये होगा। अब पता करते हैं कि इस सिग्नल के लिए, इस ROC के लिए हमारा इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, इसे हम अगेन पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि हम इसे इन दोनों इंडिविजुअल टर्म्स के रेस्पेक्ट में लिख देते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/s+2 माइनस 2/s+1। अब देखिए, जब हमारा ROC ये बीच वाला है, यानी कि -2 ग्रेटर लेस देन सिग्मा लेस देन -1, तो ये कॉम्पोजिट ROC जो आएगा वो ऑब्वियसली इन दोनों टर्म्स के इंडिविजुअल ROCs का इंटरसेक्शन होगा हमेशा। तो हम अगर चाहते हैं कि हमारा कॉम्पोजिट ROC अगर ऐसा हो तो इस टर्म का जो ROC है वो होगा राइट ऑफ -2 और इस टर्म का जो ROC होगा वो होगा लेफ्ट ऑफ -1, ताकि उन दोनों का इंटरसेक्शन होगा ये
बीच वाला रीजन, यानी कि जो पहला टर्म है 3/s+2, हम चाहते हैं कि उसका ROC हो सिग्मा ग्रेटर दैन -2, और जो दूसरा टर्म है s+1 उसका ROC हो सिग्मा लेस दैन -1। अब हमने पिछले पेज में ये एग्जाम्पल देखा था जहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास अगर ये सिग्नल है e⁻⁻at ut, तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s+a और ROC होता है सिग्मा ग्रेटर दैन माइनस रियल पार्ट ऑफ a। और जब हमारा सिग्नल इस तरह का होता है तो हमारा ROC जो होता है वो सिग्मा लेस दैन माइनस रियल पार्ट ऑफ a। तो हमारा अगर ROC अगर लेफ्ट साइडेड है तो हमारा सिग्नल भी लेफ्ट साइडेड होगा, और हमारा ROC अगर राइट साइडेड है तो हमारा सिग्नल भी राइट साइडेड होगा। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके हमें गिवन चॉइस ऑफ ROC के लिए उसका करस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन सिग्नल निकाल सकते हैं। तो वो क्या होगा इस केस में, क्योंकि हमने राइट साइडेड ROC लिया है इस टर्म के लिए, तो इसका करस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन जो टर्म होगा वो होगा 3e⁻⁻2t u ऑफ t। और यहाँ पे क्योंकि हमने एक लेफ्ट साइडेड ROC का चुनाव किया है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन सिग्नल होगा वो भी लेफ्ट साइडेड होगा, और हम वो पिछले पेज का फॉर्मूला यूज करके बता सकते हैं कि वो होगा -e⁻−t u ऑफ -t। सो ये बन जाता है 3e⁻−2t u ऑफ t प्लस 2e⁻−t u ऑफ -t। तो ये हमारे पास आ गया इस ROC के करस्पॉन्डिंग जो हमारा टाइम डोमेन सिग्नल है। और अगर सपोज हमारा ROC हम अगर इसको लेते हैं जो हमारा एकदम लेफ्ट पार्ट ऑफ -2 है, तो उसके लिए हमारा सिग्नल क्या होगा, अगेन हम यही कॉन्सेप्ट यूज करके हम निकाल सकते हैं। सपोज हमने ROC लिया सिग्मा लेस दैन -2, तो हमारे जो इंडिविजुअल जो दो टर्म्स हैं उनके लिए ROC क्या होंगे, सिग्मा लेस देन -2 और दूसरे टर्म के लिए सिग्मा लेस देन -1, ताकि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो बन जाएगा सिग्मा लेस देन -2। तो अब ये वाला जो टर्म है इसका जो टाइम डोमेन सिग्नल होगा वो भी लेफ्ट साइडेड होगा, क्योंकि हमने ROC को लेफ्ट साइडेड लिया है। तो वो होगा 3 -e⁻−2t u ऑफ -t -2 -e⁻−t u ऑफ -t। तो इस केस में भी हमने लेफ्ट साइडेड सिग्नल लिया है क्योंकि हमारा ROC जो है वो लेफ्ट साइडेड है। तो इसे अब अगर हम जोड़ के लिखेंगे तो ये बन जाएगा -3e⁻−2t u ऑफ -t प्लस 2e⁻−t u ऑफ -t। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारा एक ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन वो तीन अलग अलग टाइम डोमेन सिग्नल्स के लिए वैलिड हो सकता है, क्योंकि इन तीनों टाइम डोमेन सिग्नल्स के लिए ऑल्दो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन सेम है, लेकिन जो ROC है वो तीनों के लिए अलग अलग है। तो सेम लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेशन अलग अलग ROCs के लिए अलग अलग टाइम डोमेन सिग्नल्स हमें देता है। तो यहाँ पे हम अगर फिर से अगर इसे गौर से देखें तो एक और बात समझना ज़रूरी है। जब हमारा सिग्नल जब राइट साइडेड था, यानी कि वो एक पर्टिकुलर टाइम से पॉजिटिव या ज़्यादा टाइम के लिए वैलिड है फॉर अप टू इन्फिनिटी, तो हमारा ROC जो है वो भी हमारा राइट साइडेड है। जब हमारा सिग्नल कंप्लीटली लेफ्ट साइडेड है, क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्म्स में u ऑफ -t है, तो ये सिग्नल कंप्लीटली लेफ्ट साइडेड है, तो हमारा जो ROC है वो भी हमारा लेफ्ट साइडेड है, इट इज द लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट मोस्ट पोल। लेकिन इस केस में हमारा जो ROC है वो बाउंडेड है, दो पोल्स के बीच में बाउंडेड है, तो उस केस में हमारा जो सिग्नल है वो ऑल टाइम के लिए वैलिड है, क्योंकि ये जो टर्म है ये पॉजिटिव टाइम के लिए वैलिड है और ये जो टर्म है ये
नेगेटिव टाइम के लिए वैलिड है। तो जब हमारा सिग्नल जब हर टाइम के लिए वैलिड है तो हमारा आरओसी एक पर्टिकुलर बैंड में होगा एस प्लेन में। तो यहाँ से हमें आरओसी की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है। पहली बात, इफ सिग्नल इज राइट साइडेड, आरओसी विल बी राइट साइडेड। उसी तरह से इफ सिग्नल इज लेफ्ट साइडेड, ROC will be left sided। और अगर हमारा सिग्नल अगर हर टाइम के लिए वैलिड है, if signal is there for all time, तो ROC will be in a band on S plane। और अगर हमारा टाइम डोमेन सिग्नल अगर कॉम्पैक्ट है, यानी कि एक पर्टिकुलर फाइनाइट टाइम रेंज के लिए ही वैलिड है, एक सिग्नल इज नॉन जीरो ओनली ओवर फाइनाइट टाइम range, then ROC is entire S plane। यानी कि हमारा जो सिग्नल है और जो ROC है वो एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले कर रहे हैं। अगर हमारा सिग्नल राइट साइडेड है तो ROC भी राइट साइडेड होगा, अगर हमारा सिग्नल लेफ्ट साइडेड है तो ROC भी लेफ्ट साइडेड होगा। अगर हमारा सिग्नल अगर हर टाइम के लिए वैलिड है तो ROC हमारा एक बैंड में होगा। अगर हमारा सिग्नल अगर एक फाइनाइट टाइम रेंज में है तो ROC हर S पॉइंट के लिए वैलिड होगा। तो ये कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स हैं जो आपको एक गिवन लाप्लास ट्रांसफॉर्म के इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को निकालने में मदद कर सकते हैं। और एक और बात यहाँ पे मैं रिपीट करना चाहूँगा फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, कि एक गिवन लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेशन के कई सारे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं अलग अलग। तो आपको अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करना है कि वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो उसके लिए आपको ROC की जानकारी बहुत ज़रूरी है। और आपके पास अगर एक रैशनल फंक्शन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो उसका आप पोल्स एंड जीरोज निकाल सकते हैं और उसमें फिर आप नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हैं कि क्या अलग अलग ROC वहाँ पे पॉसिबल हैं। जैसे इस एक्सप्रेशन के लिए हमने देखा कि 3 अलग अलग तरह के ROC हो सकते हैं और उन तीनों के लिए हमने अलग अलग टाइम डोमेन एक्सप्रेशंस निकाले। तो आपके पास अगर एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और ROC भी दिया हुआ है, तब उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूनिकली डिटरमाइंड होता है। लेकिन अगर सिर्फ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ROC नहीं दिया हुआ है, तो फिर आप उसके ROC के अलग अलग पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हैं और फिर उन अलग अलग पॉसिबिलिटीज के लिए आप करस्पॉन्डिंग जो टाइम डोमेन सिग्नल है उसको आप यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और ज़रूरी बात कि आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एक रैशनल फंक्शन है तो आपका ROC जो है वो पोल्स से बाउंडेड होगा, यानी कि वो या तो पोल के राइट साइड में होगा या पोल के लेफ्ट साइड में होगा। उसकी जो शुरुआत है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो किसी ना किसी पोल से ही होगी, वो कहीं बीच में नहीं हो सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, बेसिक ROC का कॉन्सेप्ट था। आगे के कुछ मॉड्यूल्स में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट शायद और बेटर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।